जय हिंद बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेट। मूविंग चार्ज मैग्नेट में सबसे पहले शुरुआत करनी है कि मैग्नेट में हुआ कहाँ से बढ़ा कहाँ से। सबसे पहले ऑस्टर्ड ने ही एक रिलेशन दिया था आपका कि मूविंग चार्ज, यदि कहीं चार्ज मूव कर रहे हैं तो उसके आसपास एक फील्ड बन रही है और वो कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे चेक की थी उसने? ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने एक पावरफुल सेल लिया और इस सेल में उसने सर्किट कनेक्ट कर दिया। मैं सर्किट कनेक्ट कर देता हूं और उसके बाद इसको ऑन कर दिया। ऑस्टर्ड क्या देखते हैं कि जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट मैंने कि आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके और नेगेटिव टर्मिनल पर आपका करंट जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से इसके आसपास एक फील्ड बन रही थी। इसके आसपास क्या बन रहा था? एक वायर के आसपास एक फील्ड बन रही थी। उन्होंने उस फील्ड बाद में बताया था, उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट अपने पास कि एक मैग्नेटिक कंपास लाए। जानते हो ना मैग्नेटिक कंपास आप लोग, यानी कि निडल, जो कि आपको बताती है कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, ठीक है ना। तो उस मैग्नेटिक कंपास को वो कंटिन्यू इसके पास ला रहे थे और फिर दूर ले जा रहे थे। तो उस मैग्नेटिक कंपास को पास लाने और दूर लाने से उन्हें क्या देख रहा है कि यदि इस मैग्नेटिक कंपास को वो पास लाते जा रहे हैं तो इसका डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है और इसको कंटिन्यू दूर ले जा रहे थे, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था? कंटिन्यू कम हो रहा था। इस हिसाब से इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। उन्होंने बस आपको समझ में आ भी गया होगा, क्या सलूशन में आया कि मैग्नेटिक कंपास इस करंट के फ्लो होने की वजह से डिफ्लेक्ट हुई। नंबर वन, किसकी वजह से हुई डिफ्लेक्ट? इसमें करंट फ्लो, यानी कि एक बात समझ में आई, यदि मैग्नेटिक कंपास से डिफ्लेक्ट हुई यानी करंट की वजह से हुई, इसका मतलब है करंट के चलने से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी। यही उनका कंक्लूजन था। उनका कंक्लूजन क्या था? तो पहला कंक्लूजन था, आप नोट कर लेना दो। मैं तो डायग्राम बना रहा हूं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का, बहुत छोटा डायग्राम है। यदि आएगा तो केवल ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में केवल एक कंक्लूजन रहता है, वो कंक्लूजन बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाओ, लिखो इसका ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन, ठीक है ना। ऑस्टर्ड ने कहा था करंट कैरिंग वायर गिव्स डिफ्लेक्शन, करंट कैरिंग वायर give deflection of magnetic compass and its direction is specific। जो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो कैसा था? स्पेसिफिक था। ऐसा नहीं था कि मैग्नेटिक कंपास अपने आप से पहले इधर हो रही है अगली बार इधर हो जाता, नहीं है। यदि हम करंट कैरिंग वायर को इधर ला रहे हैं तो उसने फिर अगली बार क्या किया? अगली बार करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो डिफ्लेक्शन तो जस्ट अवॉइड हो गया, लेकिन स्पेसिफिक डिटेक्ट हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि चेंज, ऐसा नहीं है कि कभी अपनी मर्जी से इधर हो रही कभी इधर हो रही, ऐसा नहीं था। क्या है? डिफ्लेक्शन स्पेसिफिक था। तो आपको मैं रिपीट कर देता हूं, क्या आपको लिखना था? आपको याद रखना होगा, लिखना था करंट कैरिंग वायर गिव डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना। आगे कंटिन्यू लिखिए इसमें, दिस डिफ्लेक्शन इज स्पेसिफिक, this deflection is specific due to moving charge on the wire done। चलिए, यानी उसने कहा कि इसका डिफ्लेक्शन हुआ और आपके हिसाब से भी आप कंप्लेन देते हो, आप क्या कहते हैं? आप भी यही बात कहते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, लेकिन अब उसने इतनी बात कह दी। अब इससे हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यदि हम सिंपल सी बात कहें कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। फाइनल कंक्लूजन निकला। उसने तो अपना डिटेल में जो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसका कंक्लूजन ऐसा था, लेकिन यदि हम कहें अपने हिसाब से फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? इसका फाइनल कंक्लूजन निकलेगा क्या कि करंट कैरिंग वायर गिव्स बिल्कुल सही, करंट कैरिंग वायर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, करंट कैरिंग वायर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड
इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग यानी इसके आसपास। बात समझ में आ गई ना? ऐसा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है कि 2 किलोमीटर दूर जाके दे रहा है, नहीं। कब दे रहा है? एक वायर है तो अपने सराउंडिंग में क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप एक इन्वर्टेड कॉमा लिखो, एक लाइन लिखो जल्दी से। करंट कैरिंग वायर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट्स रीजन। सराउंडिंग इट्स रीजन। अब देखो भाई, अब उसने कंक्लूजन और दिया कि भैया पता तो समझ में आ गया कि क्या है। देखो अब यहां पर एक मैंने आपको यहां पर दिख रहे सर्कल बना रखे हैं। यदि मैं कहूं कि मैग्नेटिक कंपास किस पॉइंट पर जाके किधर को डायरेक्शन शो करेगी, सर ये तो बताया नहीं आपने डायरेक्शन क्या दिया। अब डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यदि मैं इस वायर, एक वायर है उसकी चारों तरफ सर्किल बनाऊं, मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर किस डायरेक्शन क्या देगी, यहाँ पर क्या डायरेक्शन देगी, यहाँ पर क्या डायरेक्शन देगी, वो भी तो सब कंफर्म करना है। इसका सिंपल सा क्या है आंसर कि यदि आपने एक वायर बनाया, ठीक है ना, यदि एक वायर बनाया, ये आपका वायर है और इसके चारों तरफ, मैंने कहा इसके चारों तरफ क्या बनेगी, कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड पर आप उस वायर को जो आपने कंसीडर किए हैं, जो सर्कल कंसीडर किए हैं, उस पर यदि आप टेंजेंट लाइन खींचेंगे, कैसी लाइन खींचेंगे? टेंजेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं टच करती हुई लाइन, यही बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श रेखा, वेरी गुड। इस पर एक टच करती हुई लाइन खींचेंगे तो जो लाइन का डायरेक्शन होगा वो क्या शो कर रहा होगा? वो शो कर रहा होगा मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन। दोबारा समझना इस चीज को, यदि मैंने इस सर्किल बनाया, यहाँ पर दो सर्किल बना दिए क्योंकि 3D की बात कर रहा हूँ, एक सर्किल बना दिया। अब इस जगह पर किधर होगा डायरेक्शन? तो सर एक लाइन टच करते हुए क्या बनाना है? एक टेंजेंट लाइन खींच दीजिए और उसका डायरेक्शन क्या शो कर रहा है? इधर को करेगा। यदि सर इस जगह पे क्या डायरेक्शन होगा? इस जगह पे क्या होगा? सर एक टेंजेंट लाइन खींच दीजिए, इसका डायरेक्शन इधर को हो गया। बात समझ में आ गई? सर यहाँ पे चेक करना है तो क्या करेंगे? एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे और उसका डायरेक्शन बना देंगे। बात समझ में आ गई सबको? यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा कि एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे, जो टेंजेंट लाइन शो करेगी वो क्या शो करेगी? वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी। अब इसमें अब लाइन तो खींच गई हमारी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा? अब ये भी तो पता नहीं, अब तो अपने लाइन तो बना दी है, लाइन तो बन गई। अब डायरेक्शन सर इधर होगा कि सर आपकी तरफ होगा, अंदर की तरफ? तो इसके लिए आगे एक साइंटिस्ट ने क्या कहा था, आगे कहा था उन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया। राइट हैंड थंब रूल क्या चाहता कि यदि सर्किल इस तरह से है और करंट का डायरेक्शन अंगूठा है, तो डायरेक्शन क्या है? अंगूठे को शो करेगा, तो एरो का डायरेक्शन क्या होगा? जितनी उंगलियों का डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना? यानी कि मैं करंट का ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो लाइन तो आपने मुझे बना दी, ठीक है। अब डायरेक्शन मेरी तरफ करना है कि उधर करना है? तो उंगलियां किधर जा रही हैं? उधर इस तरफ मोड़ देंगे, यानी कि लाइन का डायरेक्शन किधर होगा? करंट का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब इस जगह पर मैं टेंजेंट लाइन बनाई, एरो किधर लगेगा? उधर को लगेगा। बात समझ में आ गई ना? इधर लगाया, ऐसा किया बनाया, तो एरो किधर लगेगा? इधर को लगेगा। बात समझ में आ गई ना? यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि उस जगह पर लाइन टच करते हुए स्ट्रेट लाइन बना दोगे तो बन जाएगी आपकी मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन। अब आते हैं एरो किधर लगाएं, तो एरो के लिए क्या लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें एक कंक्लूजन और लिख लीजिए, ऑस्टर कंक्लूड दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड needle along tangent of virtual circle, virtual मतलब आभासी, वास्तविकता में एक सर्किल हो। दोबारा बोल रहा हूं, deflection of magnetic needle along tangent of virtual circle with center and plane perpendicular to the wire। इस बात को समझ लेना। देखो भाई, वायर का परपेंडिकुलर प्लेन कैसा होगा? ऐसे तो होगा। दोबारा देखना, वायर का परपेंडिकुलर प्लेन कैसा होगा? ऐसा होगा। तो सर्किल कैसे बनेंगे? इस तरह से बनेंगे। बिल्कुल वही बात होता है, प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर। सेंटर कहां होगा? वायर सेंटर होगा। और सर्किल कैसे बनेंगे? वर्चुअल सर्किल बनेंगे। नहीं कैसे बनेंगे? आभासी, वास्तविक सर्किल नहीं बन रहे, ठीक है ना। वर्चुअल सर्किल बनेंगे और प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर होगा। डन। चलिए भाई, इतने आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई ये बन तो रही, ये एरिया बन तो रहा है, इसका नाम तो कुछ होना चाहिए। इसका नाम क्या है? अब इसका नाम पड़ा मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था आपको। ये मेरे पास एक मारने वाली भैंस है, और वो भैंस कहाँ था? सबसे फर्स्ट वीडियो पे देखा होगा, मेरे पास एक मारने वाली भैंस है, मरगिनी भैंसिया है, ठीक है ना। उसको हम खूंटे पे गाड़ दें तो क्या होता था? सर वो पूरे खूंटे के आसपास के एरिया को क्या कर देती थी? रौंद के रख देती थी।
पूरे में खुरों से और सींगों से एक सर्कल बना लेती थी। उसको हमने क्या कहता है, जिसका रीजन हो गया और जो कौन सा हुआ, भैंसिया का फील्ड हो गई, भैंसिया का रीजन है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यदि कोई चार्ज है तो अपने आसपास का जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर चार्ज रुका हुआ नहीं है, और जब मैंने फर्स्ट वीडियो के शुरुआत में जब बुक के बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि हमें इस बुक में केवल 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहली बात है आपका व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी, जब चार्ज रुका है तो आपके फर्स्ट 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, यानी कि पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाला चैप्टर किसमें खत्म हो जाएगा, जब चार्ज रुका हुआ है। व्हेन चार्ज इज मोशन, चार्ज जब मोशन में आ गया तो आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है ना। और कौन सा बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। आधी से ज्यादा बुक इसमें खत्म हो जाएगी। और जब चार्ज एक्सीलरेटेड हो जाएगा तो आपको नंबर सबसे लास्ट वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना था, यानी कि एक ही चार्ज है और चार्ज का पहले रुका हुआ था, चार्ज मोशन में आ गया और चार्ज मोशन में आने के बाद एक्सेलरेट होने लगा, तो आपकी पूरी बुक फिजिक्स की खत्म हो जाएगी किसी पर, इसी चार्ज पर, ठीक है ना। चलो भाई, तो तुम्हारा से आगे हमारा चार्ज क्या करता है, चल रहा है, चार्ज रुका हुआ नहीं है, चल रहा है। और चलता हुआ चार्ज अपने आसपास क्या कौन कौन सी फील्ड बनाएगा, सर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि चार्ज शुरुआत में हम पहले बोल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इस फील्ड को हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी कौन सी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसका सिंबल है बी, बी फॉर बॉम्बे वाला, ठीक है ना। तो आगे लिखना है, नेक्स्ट आप हेड डालो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1 डालो। मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट डाल दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज, आप पता है चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज, इट्स सिंबल इज कैपिटल बी, इट्स सिंबल इज कैपिटल बी। थर्ड पॉइंट डालना, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो भी थर्ड है सेकंड, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, जो को दिख रहा है मैंने एरो लगा रखा है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और अब याद रखना, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रही थी, आपने पता था ना, यानी कि ई अभी हम बात कर रहे थे शुरुआत में, तो ई नेट इक्वल टू क्या था अपने पास, E1 प्लस E2, यदि किसी को याद आ रहा हो, या फिर अभी अभी आपने जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर डाला था क्वेश्चन नंबर 31 भी देख लिया होगा, जो अपने वीडियो में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन की बात करी गई थी। शायद आपको क्वेश्चन भी याद आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 31 में जो आपका सैंपल पेपर लगा हुआ था, और आपने वीडियो में पढ़ा हुआ है कि एक अपने पास इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो इन पॉइंटों पर मैं पॉइंट बना रहा था ए बी सी, इन सी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। मैंने आपको जब ड्राइव किया था यहाँ पर, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, इसलिए यहाँ पर वैल्यू समथिंग होगी, यहाँ पर कुछ होगी और यहाँ पर कुछ होगी, सबको याद भी आ गया होगा। सेम वही प्रिंसिपल इसको भी फॉलो करता है, यानी कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इसका मतलब है बी नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। आप इसको नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ओबे प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैग्नेटिक फील्ड ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और ब्रैकेट में इस लाइन को लिख लीजिए, इसका मतलब है ये सुपरपोजिशन को प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। डन। चलो अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने बता दिया एक चार्ज है, एक चार्ज है, एक चार्ज, एक वायर है, उसमें चार्ज मोशन में है। मैं मान लेता हूं एक वायर है, उसमें चार्ज मोशन में है ऊपर की तरफ। डन। इसमें चार्ज ऊपर की तरफ मोशन में है। अब सर क्वेश्चन आता है कि एक आपने मैग्नेटिक निडल ले आए। अब मैग्नेटिक निडल क्या करेगी सर, डिफ्लेक्ट करेगी, पक्का डिफ्लेक्ट करेगी। किसने कहा था सर, ऑप्टेंट ने कहा था। क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, सर डिफ्लेक्ट करेगी इसका मतलब फोर्स लगाएगी। यदि फोर्स लगाई तो फोर्स होगा कितना, फोर्स कितना होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, हमें अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाला फोर्स। क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाला फोर्स क्या क्या है। आपको याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी कब आती है, जब प्रोडक्ट कैसा हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो। एक तो बात समझ में आ गई सर, इसमें किसी ना किसी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। नंबर दूसरी बात, बना कब था ये फोर्स,
जब कौन चला था, चार्ज मोशन में आया, चार्ज में कुछ वेलोसिटी हो गई, यानी सर वेलोसिटी इसमें पक्का होगी। नेक्स्ट सर जब वेलोसिटी हो गई तो आसपास कौन सी फील्ड बन रही थी, सर एक फील्ड बन रही थी, उसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसमें वीबी होगी पक्का। और चला कौन था, चार्ज चला था, यानी कि Fm इक्वल टू क्या निकल के आ गया सर हमारे पास, Fm इक्वल टू Q V क्रॉस V, यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेट, आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, Fm इक्वल टू Q ब्रैकेट में V क्रॉस V। और यदि हम इसको बात करें वैल्यू पर तो आप लिख सकते हैं Fm इक्वल टू Q V साइन थीटा, वेरी गुड, और इनटू n कैप। n कैप क्या शो कर रहा है, n कैप शो कर रहा है डायरेक्शन, बिल्कुल श्योर। तो n के बजाय यूनिट वेक्टर विच शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डन। तो इसके आपको दो खंडे कर दिए मैंने आपके, पता है क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, साइन लगाते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा इनटू n कैप, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें उससे पहले बता देता हूं आपको एक चीज। एक बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, और बोर्ड में क्वेश्चन क्या था, पढ़ो देखना। बोर्ड में क्वेश्चन था किस कंडीशन पर Fm 0 हो सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन था, एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि Fm का दो नंबर गलती हो गई, दो नंबर क्वेश्चन आ गया था कि आप कंडीशन बताइए कि किस कंडीशन में फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक 0 हो सकता है, बताइए। पहला, बिल्कुल पहला हो सकता है कि भैया जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। बात समझ में ना आना, उसमें हमें सिंपल सा देना था कि कितने डिग्री का एंगल, डिग्री तो पता ही था, हमें क्या करना था, हमें कहना था कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, पैरेलल होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर, 180 डिग्री का, और सॉरी पैरेलल होगी 0 डिग्री का, और एंटी पैरेलल होगी तो 180 डिग्री का, ठीक है ना। और आपको पता साइन 0 होता है और साइन 180, पहले तो समझ में आ गया। यानी कब हो सकता है 0, जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे कैसे हो, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। पहली कहानी खत्म आ गई। दूसरी कहानी कब हो सकता है, जब चार्ज रेस्ट में हो, अब चार्ज चल ही ना रहा हो, यानी कि चार्ज यदि रेस्ट में हो जाए, V ही 0 कर दे, सबको 0 हो जाएगा। तो दो कंडीशन याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक कब 0 हो सकता है, जब V और V कैसी हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो। नोट डाल के लिख लीजिए, when magnetic field and velocity are parallel or anti-parallel, parallel and anti-parallel, Fm is 0, नंबर 2 डालना बेटा। इसके अलावा भी हम चीज डाल सकते हैं, when charge at rest, ठीक है ना, Fm is 0। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है आपका लॉरेंट फोर्स, ठीक है ना। चलिए उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट लिख लीजिए, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स तो आप समझ चुके थे। अब आते हैं लॉरेंट फोर्स पर। लॉरेंट फोर्स क्या है, लॉरेंट फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स, समझना दोबारा से, मेरे पास एक वायर है और इसके आसपास वर्चुअल मैंने क्या बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। अब इस वायर से यदि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पर मैं कह रहा हूं नेट फोर्स कितना है, दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना होगा सर, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सम होगा नेट फोर्स करना है। तो इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा, इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा वही आपका क्या होगा, लॉरेंज फोर्स होगा। है डालिए लॉरेंज फोर्स,
ठीक है ना, LORENTZ, फोर्स, ठीक है ना, लॉरेंट फोर्स। चलिए, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, नेट फोर्स experienced by a charged particle, net force experienced by charged particle is Lorentz force, is Lorentz force, is Lorentz force, is Lorentz force। दोनों का सम हो जाएगा, 4 ड्यू टू मैग्नेटिक प्लस 4 ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, और ये किसके बराबर होगा, लॉरेंट फोर्स के बराबर, ठीक है ना। चलिए कल स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, कल करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।